हेलो बच्चों, इस सेशन में 25 ऑफ जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेई मेन 2025 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके फिजिकल इनऑर्गेनिक सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनका अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मेमोरी बेसिस पे हमने कलेक्ट किए हुए हैं और कोशिश की है कि जितना एक्यूरेट क्वेश्चन और ऑप्शंस हो सकते हैं उतना हमने पूरा ट्राई किया है। तो डायरेक्टली मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन और सल्फर का जो डिफरेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, सल्फर एक सॉलिड है, तो इस डिफरेंस को अपन किस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अपन को मालूम है कि ऑक्सीजन का फार्मूला जो है अपन O2 लिखते हैं और सल्फर का फार्मूला S8 लिखते हैं। जैसे ही आप फार्मूला लिखोगे तुरंत आपको मालूम चल जाएगा कि इसी फॉर्मूले में डिफरेंस की वजह से ही अल्टीमेटली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो एटोमिसिटी इज द मेन डिफरेंस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर आएगा। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जबकि सल्फर जो है वो S8 बोल सकते हैं कि ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है और इंटर पार्टिकल फोर्सेस में ज्यादा आएंगे, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ये बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक और ऑक्सीजन फैमिली सल्फर फैमिली का ये क्वेश्चन है। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन ही है। तो दिस इज द रीजन, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डी और एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है और डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछा हुआ है। इसमें कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो अपन को मालूम है कि लैंथेनाइड्स जनरली +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, तो सारे लैंथेनाइड्स के लिए +3 एक स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जो इससे कम ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे जनरली वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेंगे। तो ये दोनों के रिड्यूसिंग एजेंट होने के चांसेस हैं और जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 से ज्यादा होगा वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आना चाहिए। एनसीईआरटी ने स्पेशली लिखा हुआ है कि सीरियम+4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। EU+4 सिमिलरली कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट EU+4 एक्चुअली पाया नहीं जाता है। तो अगर यही ऑप्शन था तो दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर। EU+4 अगर बना लेंगे तो +3 में डेफिनेटली रिड्यूस होना चाहेगा, बट मुझे लगता है कि सीरियम+4 ही ऑप्शन होना चाहिए। सीरियम+4 अपने आप को +3 में रिड्यूस करेगा, ये इसका E0 वैल्यू आएगा एंड दिस पर्टिकुलर फैक्ट हैज बीन मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी आल्सो। और एनसीईआरटी ने सीरियम+4 एंड PR+4 इन दोनों का तो बताया हुआ है कि +4 ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कंपाउंड्स में। EU+4 का ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो अगर बाय चांस ऑप्शन EU+4 भी है तो फिर उस केस में आंसर 4th होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था। सीरियम+4 जो एनसीईआरटी ने फैक्ट एस्टैब्लिश कर रखा है, बोल रखा है, तो वही आंसर होना चाहिए। तो आई थिंक आंसर शुड बी 3 और EU+4 का ऑप्शन ही नहीं होगा। आई थिंक ये EU+3 का ऑप्शन होगा। बच्चों ने गलती से शायद यहाँ पे +4 बता दिया होगा। तो अगर +4 है तब तो आंसर 4th होना चाहिए, अदरवाइज आंसर इज गोइंग टू बी 3। डी और एफ ब्लॉक का एनसीईआरटी से ही अपन इस क्वेश्चन को बोलेंगे। +4 आइन जो है वो अपने आप को +3 में रिड्यूस करेगा। तो अगर EU+4 है तो दैट विल बी द आंसर, अदरवाइज CE+4 इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट इज मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का ये क्वेश्चन है। 280 किलोग्राम ऑफ CO एंड 2320 किलोग्राम ऑफ Fe3O4 आर मेड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दिस। इस रिएक्शन के हिसाब से कितना आयरन प्रोड्यूस होगा ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो इतने किलोग्राम CO में कितने इसके मोल्स होंगे, इतने किलोग्राम फेरिक या मैग्नेटाइट में कितने इसके मोल्स होंगे, वो अपन को कैलकुलेट करना होगा। वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट एंड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट वी कैन कैलकुलेट हाउ मच वेट ऑफ आयरन विल बी प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेशन है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में अपन डाल सकते हैं। सिर्फ आपको नंबर ऑफ मोल जो है वो सही से कैलकुलेट करना है। मोलर मासेस सिंपल है इनके, और जो फिगर दे रखे हैं वो भी आसान दे रखे हैं। तो ये इनके नंबर ऑफ मोल्स है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से स्टोइचियोमेट्री से अपन देख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट एंड अल्टीमेटली दिस विल डिसाइड कि कितना आयरन प्रोड्यूस होगा। तो 7500 मोल्स ऑफ आयरन विल बी प्रोड्यूस, सो मास इज गोइंग टू बी 420 किलोग्राम। मोल कंसेप्ट का मॉडरेट क्वेश्चन है जस्ट बिकॉज की कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और अपन को लिमिटिंग रिएजेंट पहले इसमें पता करना होगा। तो दिस वाज थर्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपन ने देखा कि फ्रॉम P block oxygen family, second question is from D and F block, and third question is from the mole concept. Moving on to the next question from thermodynamics, a reaction is non-spontaneous at freezing point. Low temperature पे non-spontaneous है but becomes spontaneous at
बॉइलिंग पॉइंट, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो अपन को मालूम है कि स्पॉन्टेनिटी इस इक्वेशन से अपन को डिसाइड करना होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। लो टेम्परेचर पे अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, और टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन का डेल्टा एस पॉजिटिव हो। अब अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होता और डेल्टा एच अगर नेगेटिव होता, तब तो ये हर टेम्परेचर पर ही स्पॉन्टेनियस हो जाता। चूंकि लो टेम्परेचर पे ये डोमिनेट करे और इसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो, उस केस में ही अपन ये बोल सकते हैं कि नाउ लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी कैन बी पॉजिटिव and at high temperature delta G will become negative because of the second term. So both delta H and delta S are positive. That is going to be the correct answer. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन ही होगा फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स और वी कैन से फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। स्पॉन्टेनिटी अपन को चेक करना है इसमें, जो अपन इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशंस कंपेयर करके आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपन को इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दीज थ्री रिएक्शंस आर गिवन टू अस एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट लेट्स से ई नॉट वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन। इसका ई नॉट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। इसमें फेरस टू फेरिक कन्वर्जन है और एजी प्लस का एजी में कन्वर्जन है। तो एजी प्लस का एजी में कन्वर्जन तो अपन को डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन अपन को फेरस टू फेरिक वो नहीं दिया है। फेरस टू आयरन, फेरिक टू आयरन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन को ये ई नॉट बनाना पड़ेगा कि फेरस टू फेरिक ई नॉट कितने के इक्वल आएगा, और ये अपन को मालूम है कि ई नॉट की वैल्यूज को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, बल्कि ये इंटेंसिव पैरामीटर है तो डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि डेल्टा जी से अपन को ई नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन वी कैन फाइंड द आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, स्लाइटली बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ स्टैंडर्ड का होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम क्लास में डेफिनेटली करते ही हैं। तो सबसे पहले तो अपन को फेरिक टू फेरस इसका डेल्टा जी नॉट से कैलकुलेशन करना होगा कि ई नॉट कितने के इक्वल आएगा, एंड देन फिर इसके बाद अपन को जो रिएक्शन है उसका ई नॉट कैलकुलेट करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आप चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, डेल्टा जी नॉट एक्सटेंसिव पैरामीटर है, तो उसका यूज करते हुए अपन को ई नॉट्स में रिलेशन निकालना पड़ेगा एंड दैट इज द क्वेश्चन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अच्छा मॉडरेट टू टफ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी होता है। तो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन thermodynamics. Oh, no, it's from thermodynamics. We can say process pressure of the gas is proportional to temperature. अगर प्रेशर जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो ये तभी पॉसिबल है जब फिक्स्ड मास के लिए वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली ये प्रोसेस होगी, आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, दैट इज करेक्ट। वर्क डन ये जीरो हो जाएगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो डेफिनेटली होता ही है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो एक सिंपल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पर बेस्ड ये क्वेश्चन अपना आ गया, P प्रोपोर्शनल टू T। तो ये अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इससे पहले डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी चेक करने वाला क्वेश्चन भी आया था फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आसान क्वेश्चन है, और डेल्टा जी वाला क्वेश्चन भी आसान ही क्वेश्चन था। तो थर्मोडायनेमिक्स के इस वाले पेपर में दो क्वेश्चन आ गए हैं और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ आयंस एंड अपॉन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड आर प्रेसिपिटेटेड। तो जैसे ही अपन ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसी से अपन को मालूम चल जाएगा कि इसमें 2 क्लोराइड जो होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होंगे। बाकी अपन को फॉर्मूला दे रखा है, कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स है, तो अमोनिया के 5 लिगेंड अंदर होंगे, 1 क्लोरीन अंदर होगा और 2 क्लोराइड अपन को बाहर रखना होगा। इससे 2 मोल AgCl के प्रोड्यूस हो सके और कुल मिलाकर के 3 मोल ऑफ द आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स। सो करेक्ट फॉर्मूला इज गोइंग टू बी फर्स्ट। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इजीली जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको पढ़ते ही अपना इसका आंसर आसानी से निकल आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज कंसिडर वाटर, अमोनिया, मीथेन। ये 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन को बात करनी। ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज करेक्ट, सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। बॉन्ड एंगल तो अपन को मालूम है कि मीथेन में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। देन कम्स अमोनिया में जिसमें कि एक लोन पेयर है तो इसमें बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 107 डिग्री।
वाटर में दो लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री के बराबर होगा। तीनों ही बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, तीनों के बॉन्ड एंगल एनसीईआरटी में भी स्पेसिफाइड है, तो ये बॉन्ड एंगल की वैल्यूज होंगी। तो बॉन्ड एंगल इन वाटर, अमोनिया एंड मीथेन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। डाइपोल मूवमेंट, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट जो है वो वाटर का होगा और सबसे कम मीथेन का आएगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। H2O and ammonia are Lewis base and Lewis acid. Both will be Lewis acids, Lewis bases, sorry, दोनों के पास लोन पेयर्स हैं तो दोनों Lewis base का काम करेंगे। So D is incorrect. Ammonia and water is basic in nature, that is correct. तो A, B, C and E पहला आंसर आ रहा है इसका। केमिकल बॉन्डिंग का अपन क्वेश्चन बोल सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग प्लस आयनिक थोड़ा सा मिक्सचर है, लिविस एसिड लिविस बेस का कंसेप्ट और सिंपल मॉलिक्यूल्स जिनके बारे में सारे ही फैक्ट्स अपन को मालूम होते हैं। तो फर्स्ट इज द आंसर A, B, C and E. First is the answer. Next is which of the following is not true combination? कौन सा सही नहीं है, इसका ध्यान रखना है। नॉट ट्रू वाला अपन को बताना है, ट्रू वाला आंसर जनरली बच्चे मार्क कर देते हैं। तो नॉट ट्रू, एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर लीनियरली अरेंज्ड विद एटॉमिक वेट, नॉट ट्रू। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर लीनियरली अरेंज्ड विद एटॉमिक नंबर, दैट इज करेक्ट। ठीक है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एलिमेंट हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड इन द सेम ग्रुप, दैट इज आल्सो करेक्ट। पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही होता है। यूजिंग पीरियोडिक टेबल वी कैन आइडेंटिफाई इन विच सबशेल लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, दैट इज आल्सो करेक्ट। SPDF ऐसे ही अपन आइडेंटिफाई करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट आर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल, नो, आइसोटोप्स प्लेस नहीं है। सारे आइसोटोप्स को एक ही जगह पर प्लेस किया जाएगा एक तरह से, तो सारे आइसोटोप का अलग अलग प्लेसमेंट नहीं होगा, दिस इज इनकरेक्ट। तो कौन सा सही नहीं है? A and E, फर्स्ट इज द आंसर। A and E आर नॉट ट्रू, रिमेनिंग B, C, D आर ट्रू स्टेटमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल से एक सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते ही अपन को मालूम चल जाएगा विच इज ट्रू विच इज फॉल्स, फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट इज इफ KSP ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू दिस देन द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इन द वाटर। ये तो बहुत ही आसान है, अपन को मालूम है कि क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन लिखना है अगर अपन को, तो देन वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन। और अपन को मालूम है कि KSP इज इक्वल टू S इंटू 3S रेज टू पावर 3। सॉल्युबिलिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो KSP अपॉन 27 टू द पावर 1/4, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो जस्ट KSP की डेफिनेशन है आयनिक इक्विलिब्रियम का, बहुत ही बिगनिंग सॉल्ट प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन होता है उसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच का रिलेशन। आयनिक दो टफ टॉपिक होता है लेकिन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ये बेसिक डेफिनेशन है, सब बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिलेक्ट द करेक्ट ग्राफ। NCERT में ही ये ग्राफ दिया हुआ है और डेल्टा TF को रिप्रेजेंट करने वाला सही ग्राफ कौन सा होगा ये अपन को बताना है। NCERT में आप देखोगे दिस इज द करेक्ट ग्राफ विच इज रिप्रेजेंटिंग डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये भी सीधा सीधा NCERT से उठा हुआ ग्राफ है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कि फिजिकल इनऑर्गेनिक में लगभग 12th के टॉपिक्स का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहा और क्वेश्चन ज़्यादातर आसान ही आए हैं। केवल एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको मैं टफ बोलूँगा, ऑल अदर क्वेश्चंस आर वेरी इजी। डी और एफ ब्लॉक वाला सेक्शन में फिर बोलूँगा कि बच्चे डी और एफ ब्लॉक वाला चैप्टर NCERT से डेफिनेटली पढ़ के ही जाएं, क्योंकि हर सेशन में डी और एफ ब्लॉक का डायरेक्टली क्वेश्चन NCERT से पूछा जा रहा है। तो जिन बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आगे होने वाला है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बच्चे बहुत ही अच्छा करें। थैंक यू।